नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं पीपीएच। पीपीएच से पहले हम ये जान लेते हैं एपीएच के बारे में। एपीएच और पीपीएच को लेकर के काफी हद तक बहुत ही कंफ्यूजन लोगों में बनी रहती है, स्टूडेंट्स में। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एपीएच से। जो आपका एपीएच आपका होता है वो मेनली अगर किसी प्रेगनेंसी में, ठीक, अगर 28 हफ्ते पूरे हो चुके, 28 वीक्स अगर पूरे हो गए, ठीक, और 28 वीक्स हो गए और बेबी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, तब भी अगर ब्लीड हो रहा है वजाइनल ट्रैक्ट से, तो उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। ठीक, तो और दूसरा जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो आपका होता है कि उसमें उस कंडीशन में जब बेबी डिलीवर्ड हो गया, ठीक, और 24 घंटे के भीतर और 24 घंटे से अगर 6 वीक तक अगर ब्लीड होता है तो उसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर बुकिश लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन कहा जाए तो आप कैसे देंगे, तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन को लेकर। तो हम लिख सकते हैं इसमें पीपीएच डिफाइन एज ए excessive bleeding from the inner lining of uterus through the vaginal tract after baby delivery up to 6 weeks of bleeding blood। ठीक, bleeding of blood, bleeding of blood loss is 500 ml or 500 ml एवर। ठीक, तो हम ये डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे इसको? डेफिनेशन में ये लिखेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं कि इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इनर लाइनिंग यूट्रस का मतलब ये होता है कि जो नॉन प्रेग्नेंट में हम लोग क्या बोलते हैं यूट्रस पे, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम जो आपकी लेयर होती है वो जो होती है प्रेगनेंसी में, उसे क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ठीक है, तो जो डेसिडुआ के थ्रू जो भी जैसे क्या नाम लो बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, तो प्लेसेंटा का क्या होता है? सेपरेशन होना शुरू होता है। जब वहां से सेपरेशन होता है तो वहां पे जो यूट्राइन साइनस होती है और टियरिंग ब्लीडिंग जो वेसल्स होती है वहां पे वो धीरे धीरे उखड़ने लगते हैं, डिटैच होने लगते, तो वहां से जो सडन गश ऑफ ब्लड होता है वो अचानक से कहां से, वो यूट्रस से अचानक से गश के थ्रू में बाहर ब्लड आता है। तो उस वो जो ब्लड आता है वो कहना कितने लार्ज अमाउंट में आता है। ठीक है, कितना आता है? लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट का मतलब होगा 500 ml या फिर 500 ml से ज्यादा। ठीक, वो 6 वीक तक अगर आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पीपीएच बोलेंगे। ठीक, अब हम इसके बारे में आगे ये जानेंगे कि आखिर ये कितने क्लासिफिकेशन या कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, या फिर इसका क्लासिफाइड कितने में किया गया है। तो क्लासिफिकेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इनके इंसिडेंस कितने होते हैं। तो इंसिडेंस अगर हम लिखेंगे तो ये 4 से 6% होता है फीमेल में। ठीक है, ये जो कंडीशन आती है लगभग 4 से 6% हर महिलाओं में लगभग देखी जा सकती। ठीक, आगे हम ये जानते हैं कि आखिर इसका क्लासिफिकेशन कितने में किया गया। जो इसका क्लासिफिकेशन है इसको 2 में किया गया है डिवाइड। ठीक, पहला जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ब्लड लॉस,
ठीक। और जो दूसरा किया गया वो है टाइम एंड ड्यूरेशन पे। तो इसमें लिख सकते हैं हम बेस्ड ऑन ठीक। तो जो बेस्ड ऑन ब्लड लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 3 टाइप में, जैसे माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, है ना। कब हम कहेंगे कि माइल्ड माइल्ड हेमरेज है, मॉडरेट हेमरेज है ना, सीवियर हेमरेज। तो ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें माइल्ड लिख सकते हैं, मॉडरेट लिख सकते हैं, और कितना क्या लिख सकते हैं, सीवियर लिख सकते हैं। तो माइल्ड हम कब बोलेंगे, माइल्ड क्या नाम हेमरेज हुआ है, तो माइल्ड तब लिखेंगे जब क्या नाम 500 टू 1000 ml अगर ब्लीड हुआ है, हेमरेज हुआ है, तो उसे हम माइल्ड की संज्ञा दे सकते हैं। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 1000 ml से 2000 ml के बीच में अगर हेमरेज हुआ है तो हम उसे मॉडरेट हेमरेज बोलेंगे। ठीक। सीवियर हम तब बोलेंगे जब 2000 ml से अबव हो जाएगा, ठीक, हेमरेज, तब हम उसे क्या बोल देंगे, इसे सीवियर हेमरेज बोल देंगे। अब हम आगे ये जानेंगे कि आखिर ये टाइम एंड ड्यूरेशन में आखिर कैसे क्लासिफाइड हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइम ड्यूरेशन पे। जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी आपका 2 टाइप में होता है। एक आपका होता है प्राइमरी पीपीएच, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी पीपीएच। ठीक। इस प्राइमरी पीपीएच को हम लोग अर्ली पीपीएच भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसे अर्ली पीपीएच भी बोला जाता है। ठीक। और सेकेंडरी पीपीएच को लेट पीपीएच भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, लेट पीपीएच। ठीक। तो जो क्लासिफिकेशन है आपका, आप लोग ये जान गए कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तरीके से 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक में आपको किया गया है ब्लड लॉस के आधार पर, ठीक, दूसरा किया गया है टाइम एंड ड्यूरेशन पे। ठीक। जो लॉस के आधार पे अगर आप देख सकते हैं कि इसमें माइल्ड भी हेमरेज का बोलना है, मॉडरेट हेमरेज का बोलना है, और सीवियर हेमरेज आप कब बोलेंगे। ठीक है, कितना ml ब्लड लॉस हो जाने के बाद आप कहेंगे कि इतना माइल्ड हेमरेज है या सीवियर हेमरेज है। ठीक। इधर में हम टाइम एंड ड्यूरेशन में हम ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी हम आखिर कब बोलेंगे, और सेकेंडरी का नाम क्या। प्राइमरी हम कब बोलेंगे, जब पेशेंट अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर बेबी एक्सपेल आउट हो चुका है, ठीक है, बेबी एक्सपेल आउट हो चुका है और प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट नहीं हुआ, और अगर 24 आवर के भीतर अगर ब्लीड होता है तो उसे हम प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं इसको, प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। अगर 24 आवर के भीतर अगर ब्लड का लॉस हो रहा है या फिर ब्लीड हो रहा है या हेमरेज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या बोलते हैं कि जब 24 आवर बीत गए, ठीक, डिलीवर्ड के अगर 24 आवर बीत गए हो और 6 वीक्स के बीच में, 6 वीक्स बोले तो 42 डेज अगर हो रहे हैं, उनके बीच में अगर क्या नाम है ब्लीड होता है, हेमरेज होता है, तो उसे हम सेकेंडरी पीपीएच या फिर लेट पीपीएच बोलते हैं। ठीक है। प्राइमरी पीपीएच को अर्ली पीपीएच, और 24 घंटे के भीतर आफ्टर बेबी डिलीवर्ड होने के बाद अगर ब्लीड होता है तो हम उसे प्राइमरी या अर्ली पीपीएच बोलते हैं। ठीक है। आगे हम ये जानेंगे कि आखिर अर्ली पीपीएच में को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, जैसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक। और इधर इसको ट्रू पीपीएच भी बोलती है। ठीक। तो ट्रू पीपीएच और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, और जो एक थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या आती कंडीशन आती कि बेबी डिलीवर्ड हो चुका है लेकिन अभी प्लेसेंटा का एक्सपेल आउट या फिर डिलीवर्ड नहीं हुआ, जिसके कारण ब्लीड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसे प्राइमरी पीपीएच भी बोलते हैं। ठीक। और जो ट्रू पीपीएच होता है उसमें क्या होता है, इसको ब्लीड के आधार पे, मेनली क्या नाम है, ब्लीड के आधार पे
जैसे ब्लीड आपकी क्या नाम, अगर वजाइनल डिलीवरी है तो उसमें कितना मिनिमम होता है, 500 ml से अगर अबव होता है तो उसे हम प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। ठीक, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसमें 1000 ml से अगर अबव होता है तो उसे हम प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। और अगर क्या नाम लो सीएस विथ हिस्टेक्टमी हुआ है, ठीक, तो उसमें 1500 ml से अगर अबव ज्यादा हो रहा है तो उसे प्राइमरी बीपीएच बोलते हैं। और सेकेंडरी में क्या कंडीशन आती है कि अगर कोई रिटेन टिश्यू रह गया, तो अगर ब्लीड हो रहा है तो उसे हम सेकेंडरी बीपीएच बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए आखिर पोस्टमार्टम हेमरेज। सबसे पहली चीज तो क्या होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है वो एक प्रकार की एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। क्या होती है आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग कहाँ से होती है, जो एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की जो इनर लाइनिंग, एंडोमेट्रियम मतलब नॉन प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो उसकी जो यूट्रस की जो सबसे इंटरनल लेयर होगी उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम लेयर को, और जब वो प्रेगनेंसी में चेंज होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, तो डेसिडुआ जो होती है उसके थ्रू जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक, फिर उसके बाद क्या नाम लोग, जैसे क्या नाम लोग प्लेसेंटा का सेपरेशन होना शुरू होता है, तो जब प्लेसेंटा का सेपरेशन होना शुरू होता है तो सेपरेशन वाली जगह पे उस लाइनिंग, उस लेयर पे जो टेरिंग ऑफ ब्लड होते हैं और यूट्राइन साइनस होते हैं वो भी रप्चर होते हैं। जैसे वो रप्चर होते हैं तुरंत क्या नाम जो सडन एक ब्लड का गस होता है तुरंत वो बाहर निकलता है। और किसके थ्रू निकलता है, वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, और कब निकलता है, जब बेबी डिलीवर हो जाए। बेबी डिलीवर होने के बाद कम से 15 से 20 मिनट के अंतराल में प्लेसेंटा का सेपरेशन शुरू होता है। ठीक है, इस चीज का खास है। तो जैसे ही क्या नाम लोग वजाइनल ट्रैक्ट से ये ब्लीड एक्सेसिव होने लगता है, मतलब एक नॉर्मल होता है 500 ml, ठीक, अगर कहीं वो 500 ml से अबव होने लगता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक, तो पोस्टपार्टम हेमरेज की जो कंडीशन इंसिडेंस जो सबसे ज्यादा देखा जा सकता है वो कितने परसेंटेज महिलाओं में, 4 से 6% देखा जा सकता है। फिर इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने होता है, एक होता है लॉस के आधार पे ब्लड के, दूसरे टाइम एंड ड्यूरेशन। ठीक, तो टाइम एंड ड्यूरेशन और इधर ब्लड लॉस, तो माइल्ड हम कब बोल देंगे, ठीक है, और सेकंड कब बोलेंगे और थर्ड कब बोलेंगे। माइल्ड हम तब बोलेंगे जब 1000 ml से ज्यादा होने वाला हो, ठीक, मॉडरेट कब बोलेंगे जब 2000 ml तक हो रहा हो, ठीक है, और सीवियर कब बोल देंगे जब 2000 ml से अधिक होने लगा। ठीक है, फिर टाइम एंड ड्यूरेशन में एक अर्ली होता है एक लेट होता है, आप दो नामों से भी इसको जान सकते हैं, एक प्राइमरी होता है दूसरा सेकेंडरी होता है। ठीक, प्राइमरी होता है जो बेबी के डिलीवर्ड हो गया है, ठीक, बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, ठीक, बट क्या नाम लो अभी प्लेसेंटा का डिलीवर्ड नहीं हुआ। अगर प्लेसेंटा का डिलीवर्ड नहीं हुआ वो भी 24 आवर के भीतर अगर ब्लीड हो रहा है तो उसे हम प्राइमरी पीपीएच। और प्राइमरी में क्या नाम भी दो टाइप में होता है, इसमें क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आता है कंडीशन, और दूसरी कंडीशन एक आती है जो ट्रू पीपीएच वाली कंडीशन। अगर मेनली वजाइनल डिलीवरी है, ठीक, तो उसमें अगर 500 ml से भी ज्यादा हो रहा है तो भी एक रीजन है कि प्राइमरी पीपीएच। ठीक, अगर सीजेरियन सेक्शन है 1000 ml से भी अधिक अगर काम ब्लीड होगा तो उसे भी हम प्राइमरी पीपीएच। और अगर सीजेरियन सेक्शन और हिस्टेक्टमी भी हुआ हो तो उसे 1500 ml से भी अधिक हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम प्राइमरी पीपीएच बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में इधर सब कुछ आप जान गए कि इधर कुछ कारण से रह गया या बच गया, लेकिन तब भी अगर किसी रीजन से अगर बाय द वे कोई टिश्यू अगर रिटेन मतलब छूट गया तो तब भी क्या यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उसके थ्रू जो भी वेसल्स होंगी वो उस टिश्यू को अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करें तो वहां से भी वो क्या होगा, सडन गस ऑफ ब्लड, आप लिख सकते हैं गस ऑफ ब्लड ब्लीड होता रहेगा। ठीक, जो ये ब्लीड होता रहेगा वो क्या हम लोग तब भी वो सेकेंडरी पीपीएच में गिना जाएगा। ठीक, अब हम ये जान गए, अब हम आगे जानेंगे इसके कॉजेस के कारण। अब हम शुरू करते हैं इनके कॉजेस क्या होते हैं।
इनके कॉजेज जो होते हैं वो आपके 4T के नाम से भी ज्यादा मशहूर है। आप लिख सकते हैं 4T। ठीक, सबसे पहला आता है आपका टून। ठीक है, टून का मतलब होता है, सबसे बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो एटोनिक जो यूट्रस होता है। ठीक है, एटोनिक यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस अपनी टोन को खो देना। ठीक है, यूट्रस का अपनी टोन को खो देना मतलब यह है कि अभी हमने शुरू में ही जान लिया कि जो अगर बेबी डिलीवर्ड हो गया है, ठीक, और जैसे प्लेसेंटा का सेपरेशन होना शुरू होता है, ठीक, तो उस जगह जो यूट्रस साइनस होते हैं या फिर क्या नाम लो यूट्राइन वेसल्स जो भी होती हैं, ठीक, टेयरिंग ऑफ ब्लड होते हैं, उस जगह पे जैसे रप्चर होना शुरू होता है तुरंत क्या नाम लो सडन गस ऑफ ब्लड तुरंत ब्लीड होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत मात्रा में शुरू हो जाती है। जैसे शुरू होती है तुरंत वो हेमरेज का नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो जो ये सब काम कराने वाली जो काम का लेयर का नाम है वो है मायोमेट्रियम। ठीक, जो मायोमेट्रियम जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होना होता है वो क्या नाम मायोमेट्रियम के थ्रू होना होता है। लेकिन मायोमेट्रियम में अगर क्या नाम कोई भी इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो रही है, एक तरीके से उसने अपनी कैपेसिटी, ठीक है, उसने अपनी पावर अगर खो दी है तो उसे हम एटोनिक यूट्रस बोल देंगे। अगर वो अपनी मतलब पावर कैपेसिटी अगर नहीं कर पा रही, अगर कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो जो वेसल्स है उसको रिट्रैक्शन मतलब रिलैक्स नहीं हो रहा है, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो कंटिन्यू ब्लीड होता रहेगा। अगर वो होता रहेगा तो वो हेमरेज के संज्ञा में चला जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गया आपका एटोनिक यूट्रस हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो होगा आपका होगा कि ग्रैंड मल्टी पैरा भी बोल सकते हैं। ठीक, ग्रैंड मल्टीपैरा का मतलब होता है कि 5 से अधिक बच्चे, मतलब एक बार यूट्रस क्या प्रेगनेंसी ना हुई हो, यूट्रस ने एक बार क्या नाम लो प्रेगनेंसी ना लेकर के 5 बार प्रेगनेंसी ली हो। अगर यूट्रस ने बार बार प्रेगनेंसी ली है तो इसका मतलब उसकी जो मायोमेट्रियम लेयर है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता, उसकी पावर एक तरीके से लॉस हो चुकी। ठीक, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन एकदम जा चुका है, जिससे क्या नाम लो आगे ब्लड सप्लाई अगर होगी तो क्या नाम लो कंटिन्यू होती रहेगी, मतलब रिट्रैक्शन मतलब रुकना भी नहीं। अगर नहीं रुकना तो क्या होगा, तब भी ब्लीड होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या नाम लो होता है क्या नाम लो इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक, इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है जैसे बेबी डिलीवर्ड हुआ, ठीक, और क्या नाम लो ऐसे आप समझ सकते हैं कि बेबी डिलीवर्ड हुआ। ठीक, ये हो गया यूट्रस एक तरीके से मान लीजिएगा। ठीक, और ये लगा है क्या नाम लो प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, अगर क्या नाम बाय द वे इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ से जुड़ा रह गया, मतलब जो पूरा उखड़ना चाहिए था, सेपरेशन होना था, ना कि यहीं पे लगाओ, तब भी क्या नाम क्या होगा यहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक, ये क्या है आपकी ब्लीड। ये हो जाएगा इनकम्प्लीट सेपरेशन, मतलब आधा अधूरा सेपरेशन होना। ठीक, तो भी एक रीजन है कि ब्लीड एक हेमरेज होना, पोस्टपार्टम हेमरेज का एक रीजन ये भी हो सकता है। ठीक, दूसरा हो सकता है कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो। ठीक, इसमें भी वही कंडीशन है, प्लेसेंटा का सेपरेशन ना होकर के एकदम अचानक से हो जाना और ब्लीड तुरंत फॉलो होना शुरू हो जाए। ठीक, जो कि कंटिन्यू होती रहे 500 ml से अगर अबव हो गई हो। ठीक है, फिर प्लेसेंटा प्रीविया आता है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो अपनी पोजीशन है, नॉर्मल अपर पोस्टीरियर सेगमेंट में ये जो है रीजन, इस रीजन में अगर ना होकर के कहीं नीचे हो जाए, लोअर सेगमेंट ये हो गया अपर, दूसरा हो गया लोअर। अगर लोअर में मान लीजिए गलती से अगर यहाँ हो जाता है तो भी एक रीजन होता है यूट्राइन ब्लीड होने का, जो कि पीपीएस कॉज कराता है। ठीक है, अगला जो होता है आपका होता है ओवर डिस्फंक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है,
ओवर डिस्टेंशन, डिस्फंक्शन और डिस्टेंशन। ठीक है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस का मतलब हो गया, अगर बाय द वे मदर अगर अगर प्रेग्नेंट वुमेन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की अगर शिकार है तो बच्चा क्या होगा, वो भी मैक्रोसीमिया मतलब काफी बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तब भी उसकी जो लेयर्स होंगी तब भी उनको वर्क ज्यादा करनी पड़ेगी, वेसल्स और क्या नाम कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन ज्यादा होंगे तब भी वो एक समय ऐसा आएगा कि वो कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन एकदम कम हो जाए, अगर कम हो जाएंगे तब भी क्या नाम लो ब्लीड होने के चांसेस एक तरीके से बढ़ जाते हैं। तो ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस भी एक रीजन है। ठीक है, फिर एक है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब हो गया, अगर 18 घंटे से ज्यादा हो रही है डिलीवरी लेने में, अगर समय जो डिलीवरी है लेबर जो है अगर समय उसका 18 घंटे से अधिक चल रहा है तो भी एक रीजन है, कॉज कराता है आपका पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, जैसे कि इसमें नॉर्मल कितना होता है प्राइमरी में और मल्टी में। ठीक, जो प्राइमरी आपकी होती है वो होती है आपकी 14 से 16 घंटे, और जो मल्टी होती है वो लगभग ले लेती है 8 से 10 घंटे। ठीक, तो ये आपका प्रोलॉन्ग लेबर भी एक क्या नाम कॉज कराता है पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, अगर अगला आप जान सकते हैं कि फुल ब्लैडर भी, अगर फुल ब्लैडर है तो भी ये क्या नाम लो पोस्टमार्टम हेमरेज कॉज कराने की ज्यादातर चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगला इसका कॉज हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया का मतलब अगर कोई क्या नाम कोई ड्रग्स ली है या दी गई, उसके क्या नाम लो ओवर क्या नाम लो एक तरीके से कह सकते हैं ओवर, अगर कोई किसी भी दवा का अगर कोई अगर रिएक्शन हो गया, ठीक है, तभी अगर यूट्रस पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी लेयर्स पे बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब उसकी मायोमेट्रियम तक अगर क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो भी आपका कॉज पोस्टमार्टम हेमरेज करा सकता है। ठीक, फिर अगला हो सकता है मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये बहुत ही खास है इसका कॉज, तो लिख सकते हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का अगर मैनेजमेंट खराब अगर ठीक से नहीं हुआ, ठीक, मतलब एक तरीके से सप्रेशन डिसेंट और एक्सपल्सन, ये तीन तरीकों से आप लिख सकते हैं इसको, सप्रेशन, एक नंबर, दूसरा डिसेंट, तीसरा एक्सपल्सन। ठीक, अगर इन तीनों में कोई इशू है कोई प्रॉब्लम हुई है तब भी एक रीजन आपका कॉज करा सकता है क्या पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक, तो आप लोग इतना जान गए इसके कॉज कितने होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 होते हैं, और लगभग हमारे 40 साइन भी है। ठीक है, 40 साइन आपके हो सकते हैं कि एक तो टून आप जान लें, ठीक है, दूसरा होता है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब हो गया अगर प्रेग्नेंट वुमेन किसी हीमोफीलिया, मतलब इसमें किसी भी जो 14 फैक्टर है हमारे, ठीक है, अगर किसी भी फैक्टर का अगर शिकार है जो कि ब्लड का कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है बन रहा है तो भी एक रीजन आपका कॉज कराता है पोस्टमार्टम हेमरेज का। ठीक, अगला है आपका टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का मतलब ये हो गया कि अगर बाय द वे क्या नाम बेबी का डिलीवर्ड हो गया है लेकिन तब भी, और हो सकता है कि प्लेसेंटा का भी डिलीवर्ड हो गया लेकिन तब भी अगर हो सकता है कि कोई ना कोई टिश्यू अगर लगा रह गया या छूट गया या रह गया, ठीक है,
तो भी क्या ना ब्लीड होने के चांसेस आपके रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार से कॉज करा सकता है पोस्टपार्टम हेमरेज। अगला है आपका टी से ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा का मतलब ये हो गया कि जो भी अगर वेंट्यूज डिलीवरी हो गई एक तरीके से, ठीक है, जो भी मतलब डिलीवरी दौरान अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर इंजरी या चोट लगती है या ट्रॉमा लगता है, तो भी एक प्रकार से रीजन है आपका, कॉज करा सकता है आपका पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कॉज इसके कितने होते हैं। ठीक है, तो कॉज इसके कितने होते हैं, 10 होते हैं। एटोनिक यूट्रस होता है, ग्रैंड मल्टीपैरा होता है, ठीक, इनकम्प्लीट सप्रेशन प्लेसेंटा होता है, अब्रेप्सुअर प्लेसेंटा होता है, ठीक, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस होता है, ठीक, प्रोलॉन्ग लेबर होता है, फुल ब्लैडर भी होता है, एनेस्थीसिया होता है, और अगर कहीं मिस मैनेजमेंट थर्ड स्टेज होता है, तो जिसमें सप्रेशन डिसेंट एंड एक्सपल्सन होता है, तो भी कॉज आपका कराता है। ठीक, और आगे आप ये जानेंगे कि इसका 40 साइन, ठीक है, 40 जो कि एक ज्यादा लोग जानते हैं और ज्यादातर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज में आखिर 40 सिम्टम्स क्या है, 40 कॉज सिम्टम्स क्या है, या 40 साइन क्या है। ठीक, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो आज तक अभी तक जो भी है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक, और ये टॉपिक काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लोगों के लिए, और एग्जाम में भी आपके से कोई अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तब तो और भी अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।